तो बुक किस प्रकार की पढ़ती हैं बुक्स? सर बुक्स में मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, स्टोरीज बुक, लेकिन मैं एडिटोरियल, संपादकीय ये सब भी प्रेफर करती हूँ पढ़ना। Okay. ऐसे मुझे सर कहानियाँ पढ़ना अभी पसंद हाल है। में आपने कौन सी कहानी पढ़ी है? सर हाल फिलहाल में मैंने अभी पढ़ी है कालिदास के की ऊपर लिखी हुई उनकी जीवनी से संबंधित ऐसी कहानी। किसने लिखी थी वो जीवनी? सर ऐसे तो कालिदास अच्छा ये की बताओ, तुमने तो जीवनी पढ़ ली है, कालिदास एक पेड़ को काट रहे थे, है ना, याद आ रहा है? जी। इसके बारे में कहा जाता है कि मूर्ख है वो, है ना, अपना डाल ही काट रहा था। पेड़ कौन सा था? सर वो कौन सा पेड़ था? चलो कोई बात नहीं, कालिदास की रचनाएं बताओ हमें, आप चूंकि आप पढ़ी है इसलिए पूछ रहा सर हूं। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम, Okay. मेघदूतम, रघुवंशम इन पुस्तकों की रचना की है। सबसे पहले कौन सी रचना की थी? सर सबसे पहले, सर मैं कोशिश करना चाहूँगी। हाँ। सर मुझे लगता है अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी पहली रचना है, उसके बाद रघुवंशम है, मेघदूतम है। ओके। अच्छा ये बताओ अपना कि अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत से देशों की यात्रा की है, जी सर। तो हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि 2023 में जनवरी से अब तक की क्रोनोलॉजी बताओ, हम तुमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर भारत विश्व के मानचित्र में इसको प्लॉट करो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट यहाँ पर हुआ स्टैंडर्ड ढंग से अमेरिका, है ना, जी सर। और ईस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया, है ना, इसी Okay. तरह से हम लोग वेस्ट हाँ, से ईस्ट जाएंगे। यस सर। तो हमें बताओ कहाँ कहाँ, हम पहले बात की बात नहीं बोल रहे हैं, सबसे वेस्ट में कहाँ गए थे और सबसे ईस्ट में, कुछ क्रम बताओगे हमें? अच्छा हाँ। सर मैं कोशिश करती हूँ। हाँ सर वेस्ट टू ईस्ट अगर चलें हाँ तो पेरिस जो Very कि good. फ्रांस है, ठीक है। वहाँ। ओके उसके बाद और इधर आगे आते हैं हाँ। तो मिस्र जो कि पूर्व की ओर है, ओके। और मिस्र पहले पड़ेगा फिर पेरिस पड़ेगा। आर यू श्योर कि पेरिस पहले पड़ेगा? आर यू श्योर? आई थिंक मिस्र पहले, इजिप्ट पहले पड़ेगा, ठीक है। हाँ फिर मैं पेरिस ईस्ट पड़ेगा। में, सर मैं वेस्ट टू ईस्ट आ रही तो हूँ। वेस्ट में पहले पड़ेगा तुम्हारा पेरिस, पेरिस, जी सर। उसके बाद मिस्र पड़ेगा। आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे सर, आगे आगे करो एक मिनट। हाँ संजय, तो यार मैं तो हूँ नहीं, तुम चाहो तो ले लो, है ना, ले लो, हम कर देख लो भूपेंद्र से बात कर लो, नहीं तो फिर हम आएंगे तब कल ले आएगा, ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है, ओके। पेरिस यानी फ्रांस एंड देन मिस्र, फिर इजिप्ट से आगे। और मिस्र से अभी अच्छा एक बड़ा चर्चित प्रकरण हुआ है जिसमें एक किसी देश के प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हमारे ऑनरेबल सीएम के पैर छू लिए थे, बड़ा चर्चित हुआ। कहाँ के थे वो? सर पापुआ न्यू गिनी, ओके, फिजी। तो वो कहाँ पर है? सर पापुआ न्यू गिनी अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीकी महाद्वीप है? चलो अच्छा, सर कैरिबियन कंट्रीज कैरिबियन कंट्री भी कहते हैं इन्हें, तो कैरिबियन। वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हुआ, साउथ अमेरिका का पार्ट हुआ या अफ्रीका का पार्ट हुआ, किसका मानेंगे? सर नॉर्थ अमेरिका। अरे श्योर? चलो ओके, और आगे चलो। सर चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई 3 योजनाएं बताओ, जो बिहार सरकार की एक्सक्लूसिव योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का अंश नहीं है। सर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, पोस्ट मैट्रिक मतलब मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में सारी योजनाएं आ जाएंगी। तो प्रोत्साहन योजना में क्या क्या आता है? सर तो अपने आप मुख्यमंत्री में बालिका एक पैकेज है सर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जन्म से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो तो तुम्हारे फिर उसी में सब और बताओ। और सर इसके अलावा लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हो रही, ये तो बेनिफिट है योजना, थोड़ी बेनिफिट है, अच्छा तुम बोल रही हो ना। हाँ, वो तो बेनिफिट सर उसमें ये योजना जो उनको लाभार्थी योजना, अच्छा लाभार्थी योजना बीटी जो पास करते हैं, जी लाभार्थी योजना, ठीक है। और मुख्यमंत्री उत्थान के लिए क्या नाम है कन्या उसका? उत्थान। सर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, उत्थान योजना है सर। ओके। और सर अगर कन्या उत्थान में अगर हम देखें तो हम मध्य निषेध को जोड़ सकते हैं, क्योंकि सर 2016 से बिहार में मध्य निषेध होने से कन्या मतलब महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। अच्छा ना, आपने बड़े इम्पोर्टेंट बात किया कि 2016 में मध्य निषेध लागू हुआ बिहार में। जी सर। और आप ये जानती हैं कि मध्य निषेध को लागू करवाने में आशा वर्कर, आशा दीदियों का बहुत ज़्यादा
योगदान वर्कर था, था और जी। जीविका की जीविका दीदियों का दीदियों बहुत का, ज़्यादा जी था। सर। आपको लगता है कि 16 से अब 23 आ गया है, महिलाओं के उत्थान में या महिलाओं के विकास में शराबबंदी से प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा? इसको हमें प्रूफ करके बताइए तथ्य के साथ, आप कैसे कहेंगे? सर यदि हम आंकड़ों की बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जैसे सूचना है और फैमिली सर्वे जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 आया, उसमें जो लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई 1090 पर प्रति पुरुष, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1090 जो स्त्री की संख्या आई। शराबबंदी से और महिला, लड़की और लड़का पैदा होने से क्या प्रभाव है? सर शराबबंदी होने से ये मतलब एक सामाजिक विकास हुआ, क्योंकि मेरा कहना है कि सामाजिक विकास तब होता जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती, शिक्षा की स्थिति में सुधार होता है ना। सर हम सब जानते, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सर हम सब जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रतिनिधित्व को ये ज़्यादा मतलब वो देता है, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। ऐसे में यदि घर के पुरुष वो ज़्यादा परिवार के प्रति अपनी दायित्वों को संभालते हैं, समझते हैं, तो वैसी स्थिति में परिवार का कल्याण और परिवार की स्त्रियों का कल्याण, बच्चों का ज़्यादा अच्छे से होता है। अपना आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हम ऑब्जर्व केवल कर सकते हैं, इसको जो है हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप जो बोल रही हैं दैट इज ओके, दैट इज ओके कि हमारे संस्कारों में उत्वृद्धि हुई, पति पत्नी और बच्चों के साथ में बैठने लगे। वी कैन नॉट मेजर दिस थिंग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट क्या ऐसे कोई डेटा हैं हमारे पास जिसमें कि शराबबंदी के बाद लड़कियों के इनरोलमेंट रेशियो में बढ़ोतरी हुई हो? यस सर, अभी सर सरकारी स्कूलों में छात्राओं की जो नामांकन दर है, एनरोलमेंट रेशियो है, वो बढ़ा है। लेकिन अर्पणा अगर इसको हम बात करें तो 2005 से लेकर के जिस प्रकार का ट्रेंड 2016 में चला है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से लड़कियों की इनरोलमेंट बढ़ा है। जी सर। अगर इस एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे तो आप जानिए 2005 से 16 के बीच में जो हमारा ग्राफ है, आप तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, वो ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। और 16 से लेकर 23 में उतना नहीं, कोई स्टैग्नेशन आ गया, कोई लड़कियाँ बची नहीं। तो ये क्या बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता समझाने के लिए, है ना। लेकिन एनीवे तो शराबबंदी जो है आप इसको अच्छा मानती है निश्चित रूप से। ये बताओ शराबबंदी के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरह की बात कही गई, कुछ आइडिया है आपको? सर भारत के संविधान के अनुच्छेद डीपीएस, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो गांधीवादी विचारधारा जिसमें हम उसे वर्ग में विभक्त करते हैं, उसमें ये अनुच्छेद में मेंशन है 47, आर्टिकल 47 पोषाहार से संबंधित है, मद्य निषेध से संबंधित है। तो उसमें वो राज्यों को निर्देश दिया गया है कि मद्य निषेध हो। अच्छा, अपना ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 जो है, जी सर, उसमें कितनी योजनाएं को शामिल किया गया है? सर मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 में 7 योजनाओं को शामिल किया गया है सर। कौन सी? युवा प्रगति और एग्जैक्टली नाम याद है आपको जो उसमें लिखा हुआ है, उसके मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है? यस सर। चलो कोई बात नहीं सर। सर मैं कोशिश करना चाहूँगी सर। आर्थिक हल युवाओं के कौशल से संबंधित है और आर्थिक हल युवाओं को बल है। हाँ, आर्थिक हल युवाओं को बल है। फिर सर युवाओं की प्रगति से संबंधित है और सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल। अच्छा, अपना ये बताओ कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या तुम किसे मानती हो? सर बिहार की सबसे बड़ी समस्या अगर सामाजिक तौर पर देखें तो वो शिक्षित मतलब शिक्षा का बहुत उतना संचार ना होना है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी और शिक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होंगे तो उससे रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी और लोगों के व्यवहार संबंधी, उनके जीवन स्तर से संबंधित समस्याएं जो हैं वो उसका समाधान हो जाएगा। और आधारभूत संरचना में तो बिहार अच्छा कर रहा है। शिक्षा के एनरोलमेंट में तो कोई समस्या है? सर शिक्षा के एनरोलमेंट में नहीं सर, शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने में, जैसे पहले की स्थिति में देखें तो अभी स्थिति में सुधार है, लेकिन गांव की अभी स्थिति अभी नहीं है। सबको शिक्षा दे दी जी, सब लोग तो नौकरी की डिमांड करेगा, या कोई इंसान अगर ग्रेजुएट है तो लेबर का काम तो करेगा नहीं, उसको तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम देना होगा। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सर शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप एक हद तक डिग्री या नौकरी प्राप्त करने के पश्चात आप सरकारी नौकरी
सरकारी नौकर बनकर ही अपनी सेवा देश को प्रस्तुत कर सके। यदि कोई व्यवसाय या उद्यम भी अपनाता है, ये बताओ, इस तरह भी वो समाज की बेहतरी और अपना आर्थिक स्थिति तो सुधार आपको तो सकता फिर ये बोलना चाहिए स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, है। जी सर, है ना? जी सर, तो आप कौशलाधारित ये शिक्षा। कह सकती है कि शिक्षा नहीं, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की प्रॉब्लम है ना? यस, कौशल युक्त शिक्षा, कौशल है युक्त ना? शिक्षा की और उसके इम्प्लीमेंटेशन की सर। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि आप किसी आपके जो पंचायती राज विभाग का ऑफिस है, जी आप सर, जा रही हैं और आपके सीनियर ने कहा कि भाई दो हमारे पास स्टाफ है, एक स्टाफ बहुत करप्ट है इन द सेंस कि बिना पैसे लिए, उसके बारे में ऐसा इमेज है उसकी जी कि बिना पैसे लिए काम नहीं करता, दूसरा एक है जो काम ही नहीं करता, मतलब है तो बहुत ऑनेस्ट पर वो काम नहीं करता, आप किसे चुनेंगी? सर, मैं बीच का रास्ता निकालना चाहूँगी, बताओ। क्योंकि मैं जब वहाँ गई हूँ कार्य करने के लिए, जी। तो मेरे पास अपने दायित्व हैं और चूंकि वो सीनियर हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो जो भ्रष्ट है मैं उनकी छवि के ऊपर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करने की कोशिश करूंगी, और जो बिल्कुल भी कार्य नहीं करते, जो मुझसे संबंधित कार्य है, मैं जहाँ तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हूँ उस कार्य में सहायता लेने में, क्योंकि वो सीनियर हैं, तो मैं उनसे कोशिश करूँगी। मैं उन पर कार्य करने के लिए अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बना सकती, और जिनकी छवि सही नहीं है तो उनके व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अपने कार्य पर। आपको तो काम करना है, तब किसे चुनेंगी? आपको चुनना है ना दोनों में से, आपको तो एक को लेना है, उसने कहा दोनों में से किसी एक को ले लो, तुम्हारी सहायता करेगा, वो फाइल वाइल रखेगा, आपको हेल्प करेगा। सर, मैं चुनने में जो ज़्यादा अनुभवी होंगे मैं उनको चुनना चाहूँगी। अनुभवी मतलब क्या, एज से अनुभवी या जॉब में जिनकी लंबी सर, है? कार्य अनुभव, कार्य अनुभव से जिनके पास अनुभव कार्य होगा, अनुभव का बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि सर मैं क्यों पूर्ण दोनों का बराबर होता, दोनों एक साथ ही ज्वाइन किया हो, अब बताओ। सर, दोनों एक साथ भी अगर ज्वाइन किए हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से बीच का रास्ता निकालना चाहूंगी। मैं किसी को पूर्णतः नहीं, उनका अनुसरण करने की कोशिश नहीं ना करूंगी। अनुसरण नहीं करना है, जी। आपको उसको चुनना है, मतलब उसको अपने साथ रखना है काम करने के लिए। मैं जी। बोल रहा हूँ वो आपको असिस्टेंट के रूप में काम करेगा, अच्छा किसी को तो चुनिएगा ही आप। सर, तो मैं ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहूंगी जो काम करे और मुझे सहायता दे सके। वही तो बोल रहा हूँ, मतलब जो इंसान जिसके बारे में इमेज खराब है उसको वही ना हुआ काम करने वाला। सर, यदि उनकी इमेज पहले से खराब है तो भी मैं उनके साथ काम करना प्रेफर करूंगी, क्योंकि वो कम से कम काम करते हैं, जो नहीं करते। और रही बात उनकी छवि खराब की, तो मैं अपने कार्य से कोशिश करूंगी कि ऐसी स्थिति नहीं आए। और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना। पटना की सीमाएं बताओ हमको क्लॉकवाइज, उत्तर से चलो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके सर। सर, नॉर्थ में हाजीपुर, सोनपुर, हाजीपुर नॉर्थ साइड में, और दक्षिण बिहार में जब आएंगे, पहले सोनपुर पड़ेगा पहले हाजीपुर पड़ेगा, मतलब सर मैं क्लॉकवाइज। सोनपुर छपरा में है, अच्छा। सारण में है। सर, यदि पटना में मैं यहाँ हूँ तो मैं गंगा नदी पार करके उस पार जाऊंगी तो सोनपुर नहीं, पहले आएगा। सवाल पार करने का नहीं है, पटना का सेंटर हम मान लेते हैं विधानसभा, जी। ठीक है ना? स्टैंडर्ड सेंटर जो है उस राज्य की विधानसभा, अगर उस प्रदेश की जीरो माइल जहाँ जीरो का बोर्ड लगा होता था, लेकिन जी, पटना सर। में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम विधानसभा मान सकते जी हैं। सर। सर, उत्तर में सोनपुर, और सर फिर क्लॉकवाइज चलो। सर क्लॉकवाइज में सर पूरब में भोजपुर। पूरब में भोजपुर नहीं आएगा, पूरब में तो आएगा आपका बक्सर, भोजपुर बक्सर। सर सॉरी सर, सॉरी सर। वो तो सर, वेस्ट पश्चिम में, सर मैं ऐसे चल रही हूँ, पश्चिम में भोजपुर, और उत्तर में ये, और पूरब में सर लखीसराय बॉर्डर बनाता है। सर उत्तर में जब सर पूरब की ओर जब बढ़ेंगे अच्छा। तो लखीसराय, किउल, मोकामा, बाढ़। अरवल, सर अरवल, जहानाबाद दक्षिण की तरफ बनाते हैं बॉर्डर। सर जहानाबाद पटना से आपका सटा हुआ है, और आपका 2001 में अरवल जहानाबाद से अलग हुआ है, तो मुझे लगता है कि पटना नहीं, अलग होने से कोई मतलब नहीं है, आज की डेट में बॉर्डर बना रहा है कि नहीं, ये इशू है। पर आपको आपका जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपको जानकारी इसको होनी जी चाहिए, सर, ठीक है? जी सर। एक लास्ट सवाल बताओ, अब तो मैरिड है, एक हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, ओके सर। इट्स प्योरली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आपकी शादी हो ही गई है, अगर शादी नहीं भी हुई तब भी हम प्रश्न पूछते हैं आपसे। जी सर। मान लो कि आपके हस्बैंड भी हैं और आपके ब्रदर भी हैं, दोनों हैं, ठीक है? रिस्पेक्टिव है कि ब्रदर आपके हैं नहीं हैं, तो एक धार्मिक यात्रा में आप जा रहे हैं, ठीक है? उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा है, तो ऑब्वियस है आप बस से ही जाइएगा, ट्रेन का रास्ता तो है नहीं। जी सर।
और अनफॉर्चुनेटली वो बस जो है गड्ढे में गिर जाती है। अनफॉर्चुनेटली आप बीच में होती हैं इसलिए आपको चोट कम लगती है, लेकिन आपके हस्बैंड भी हैं, आपके ब्रदर भी हैं, और यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। दोनों गड्ढे में जब बस गिर जाती है दोनों मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उधर से एक एम्बुलेंस आती है, उस एम्बुलेंस में छोटी वाली एम्बुलेंस जो ओमनी मारुति ओमनी जो आती है छोटी वाली नहीं आती है, मतलब एक ही बेड होता है। वार्ड बॉय निकलता है, कहता है भाई ये आपके दोनों लोग कौन हैं, आप बताती है मेरा हस्बैंड है, मेरा भाई है। वो पूछता है किसको ले जाना है हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है 4 घंटे के रास्ते पर, पहाड़ है। तो सिर्फ स्टेटमेंट ये है कि जिसको आप ले जाएंगे, बोलेंगे पहले ले जाने को, उसको बचने की संभावना ज़्यादा है, और ये सब दोनों को बचाएंगे। जी सर। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर जैसा कि आपने स्वयं मुझे उत्तर दिया, मुझे जैसे मुझे जानकारी हुई कि सर जिनके बचने की संभावना ज़्यादा होगी। यू आर नॉट डॉक्टर, मैंने कहा तो सर मैं ये कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि इनके बचने की संभावना अधिक है? इसलिए मैंने कहा ना। सर अगर भावनात्मक रूप में देखिए फिर क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में यदि ऐसा हो तो नहीं होता है, आपका क्या विजन है देना पड़ेगा। यू आइडियलिस्टिक आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। आप क्या करिएगा सर? मेरी अगर उस हिसाब से करेंगे तो बहुत गंभीर विषय आ जाएगा कि मेरी वाइफ है। अगर हम भावनात्मक रूप से देखें तो मेरी वाइफ है, फाइनेंशियल रूप से देखें तो मेरा दोस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मेरी फाइनेंस में हेल्प करता है, बात समझ रहे हैं। और इमोशंस फाइनेंशियल को देख करके हम अगर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा एक और फ्रेंड है जिसमें घूमना पसंद करता हूँ। यू कैन नॉट से दिस थिंग, हु इज योर क्लोजेस्ट, आंसर एक ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, तो इसलिए अब तो बात समझ रही हो। अगर ये इसलिए कि कभी इंटरव्यू में ये नहीं बोलना है क्योंकि फिर एक नया प्रश्न उठा जाएगा हु इज योर क्लोजेस्ट, तो आइदर योर वाइफ और योर सन, ठीक है, बट उसमें लॉजिक हो सकता है। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो मेरे फादर का जो क्लोजेस्ट होंगे, पैसा देते हैं। इमोशनल रूप से देखें तो मेरी वाइफ है, और लेजर के फॉर्म में तो घूमने टहलने में मेरा दोस्त तो है। यू कैन नॉट से दिस थिंग, ठीक है। चलो अब बताओ। कोशिश करो सर। बहुत टफ क्वेश्चन है। मुझे लगता है सर कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं इस स्थिति में होंगी, अनिर्णायक स्थिति में होंगी। हो नहीं सकता, वो तो और नुकसान है, वो तीसरे को उठा के ले जाएगा। वहाँ तो बहुत लोग गिरे हुए हैं, ये तो कहना ही नहीं है। अगर अनिर्णायक में कहिएगा तब तो टाइम नहीं रहेगा, तीसरे को उठा के ले जाएगा वो। यहाँ तो आपको हेल्प कर रहा है, भाई बताओ किसको ले जाना है। और निर्णय तो होना ही नहीं चाहिए, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय सम लॉजिक। सर अगर लॉजिक से बताना है तो नहीं, अगर नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कैसा होगा, तो आपको उत्तर देना है। हमसे पूछा जाता हम कुछ उत्तर देते हैं, हमसे पूछा जाता था हम उत्तर दे सकते हैं कि मैं आपकी जगह होता, बोल सकता मैं अपने भाई को बचाऊंगी क्योंकि मेरे 2 अनमैरिड सिस्टर्स हैं जिनका शादी करना है, और मेरे पेरेंट्स बहुत एजेड हैं, मेरा भाई, लेकिन वहाँ मैं यंग हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, या बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, और हैं तो देखभाल कर सकती हूँ। यू शुड बी सर्टेन लॉजिक, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए पूछिए। आपने बिहार में शिक्षा को समस्या बताया, आप बता सकते हैं बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? सर बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर बहुत अधिक नहीं है, 51 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 51। सर मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ।